हेलो एवरीवन, न्यू डे की न्यू एनर्जी के साथ आप सबका क्लास में वेलकम है। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फुल माइंडसेट के साथ क्लास लगाने बैठे हैं, चीज़ों को सीखने के लिए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें समझने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, जो भी हमने डिस्कस करना है। देखिए, सिलेबस की बात करें, पहले मैंने आपको 3 ही टॉपिक दिए थे लर्न करने को, ज्यादा नहीं दिए थे, जिसमें कि आपका बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम एंड पीरियोडिक टेबल, ये 3 टॉपिक थे। बाद में देखो, ये 3 बड़े थे जिनसे मतलब आगे सारे चैप्टर लिंक होते हैं, इसीलिए मैंने उतना ही आपको लर्न करने के लिए दिया था। और आज के जो मेन टॉपिक हैं, अगर आपकी इन पे कमांड है तो आप आराम से पास हो जाओगे, आराम से आप अच्छा स्कोर कर लोगे। चलिए बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको दिया था टॉपिक लर्न करने को, क्या दिया था, चलिए देखते हैं। राइट, मैंने दिया था आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, राइट, स्टेट्स ऑफ मैटर, सेकेंड टॉपिक एसिड एंड बेस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आइसोलेशन एंड पॉलीमर। ये 6 टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर इन टॉपिक्स पे आपकी कमांड है तो आराम से आप स्कोर कर लो, अच्छा स्कोर कर लोगे। चाहे आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, ऐसा नहीं होगा कि इस वीडियोस में हम मतलब कंटेंट कम कर रहे हैं, कंटेंट हम पूरा कर रहे हैं, पर भैया बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, बस इतना फर्क है। तो अब ये टॉपिक आपने कर लिए तो कमांड है। बाकी रेडॉक्स रिएक्शन से कई बार कितना हौच पौच क्वेश्चन आ जाता है, उसका पता नहीं लगता, कई बार टफ आ जाता है। हाइड्रोजन बेसिक है, हमेशा नहीं आता। बायोमोलिक्यूल भी जिनका बायो अच्छी है वो आराम से बायोमोलिक्यूल कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी हमने बायो में पढ़ा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इन तीनों में से कोई श्योरिटी नहीं है कि क्वेश्चन आता भी है हर बारी। तो इसलिए डेफिनेशन डेफिनेशन यहाँ की इंपॉर्टेंट है, बाकी मत करना इसका कुछ भी लाना। एनवायरमेंट पॉल्यूशन बायो में ऑलरेडी हम कवर कर लेंगे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करूंगी, बाकी चीजें नहीं पूछूंगी मैं लास्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा। क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है, इसमें आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर मैंने आपको डिटेल में करवाया है, और इसके 1-2 फॉर्मूले दूंगी मैं आपको करने को। और साथ में मैं आपसे पूछूंगी इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोएनायन क्या है, इसकी अरेंजमेंट कैसी है, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। राइट, टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो हम एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो चलिए बात करते हैं अब आज के टॉपिक के बारे में। नाउ फर्स्ट आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसा कभी नहीं होता कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए। ध्यान से समझिएगा। देखो, केमिकल बॉन्ड, केमिकल कैसे बॉन्ड बनाते हैं, इसके ऊपर ये कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखो, केमिकल बॉन्ड आपको कैसे बना रहे हैं, किस अब बोला कि ठीक है बॉन्डिंग तो हो रही है, पर कैसे हो रही है, क्या फॉर्मेशन हो रही है, क्या बन रहा है, इसके पीछे काफी कंसेप्ट आए। तो सबसे पहले लुइस ने दिया था, उतना ज्यादा वैलिड नहीं हुआ, बट स्टिल उन्होंने बोला, बताया कि अच्छा, जितने उसके आउटर बैलेंस सेल में होते हैं उसको बाहर लिख दो, ताकि पता लग सके कि कितने, जितने बैलेंस सेल में होंगे उतने ही वो बॉन्ड बना सकता है, और 8 से उसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज बोली। पर बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे थे कि जिनमें ऐसे ही बॉन्ड बन गया, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, वो चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए इनका उतना मॉडल अच्छा नहीं रहा। फिर 2 टाइप के बॉन्ड आते हैं, एक आयनिक एंड कोवलेंट। बताएंगे आयनिक और कोवलेंट में से किसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, आयनिक एंड कोवलेंट में से किसमें म्यूचुअल शेयरिंग की बात होती है, ये आपको बताना है। राइट, कोवलेंट में। आयनिक में एक्सचेंज होते हैं, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब जैसे कि इसमें याद रखिएगा, इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। जैसे NaCl बन रहा है जिसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जो चार्ज होते हैं उन्हीं के साथ बॉन्ड बनता है। और याद रखिएगा लुईस का कंसेप्ट ही फॉलो होता है सब जगह। ऐसा नहीं है कि जितने बैलेंस सेल में उनको इतने पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक होता है तो ये एक दे देगा, क्लोरीन के पास एक कम होता है, ये ले लेगा, बॉन्ड बन गया। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया। अब इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। लो आयनेशन एंथैल्पी होती है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और हाई लैटिस एंथैल्पी होती है। अब ये क्या होते हैं ऑलरेडी हमने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस कर लिया है, डिटेल में इसके बारे में हमने चीजें की हैं। सो राइट नाउ फिजिकल स्टेट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का हाई होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें ये हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। आयनिक रिएक्शन की बात करें तो ये जब पानी में डाला जाता है तो स्प्लिट होते हैं ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो आगे पीछे भागते हैं। तो यानी ये नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, राइट। सो अब देखो जब आपने इसको पढ़ना है तो पता है कैसे पढ़ना है। अच्छा ये करैक्टर होता है, ये करैक्टर होता है, ऐसे पढ़ के फिर अगले टॉपिक पे जाना है। ठीक है, मेन बात है आपको इसी तरीके से पढ़ते हुए चलना है। कोवलेंट में उन्हें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तू भी मुझे दे मैं भी तुझे देता हूँ, म्यूचुअल शेयरिंग होती है जिससे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनते हैं। सो अब हमारे पास ये डिफरेंसेस देख लीजिएगा। अब बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड के बेसिस पे देखो होता है ना कि आपका हर किसी के साथ एक जैसा लिंक नहीं होता। किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, उसके बारे में कोई कुछ बोले तो आप नहीं सुन सकते, किसी के बारे में आप खुद बोल रहे होते हैं, और अलग अलग टाइप का होता है। तो वैसे ही केमिकल्स में भी अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं, लेंथ के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे एंड ऑर्डर के बेसिस पे। लेंथ के बेसिस पे अब देखो जो आपका दोस्त है बहुत दूर रहता है, आपकी उसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है ज्यादा रही हुई, पहले था पर अब नहीं है, तो कोई अगर उसके बारे में कुछ बोलता है तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है हो सकता है वो चेंज हो गया हो, पहले तो नहीं था। तो आपका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है तो वो बॉन्ड को लेंथ लंबी है। और बात करें अब जो नजदीक है उसके बारे में कोई बोल के दिखाया, बोले मुझे तो पता है मैं इसके साथ रोज रहती हूँ, तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो लेंथ छोटी है तो बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो एक दो टाइप की लेंथ पढ़ते हैं, एक एटम एटम के बीच में जिसे हम एटॉमिक रेडियाई के नाम से जानते हैं, और एक वंडर वॉल रेडियाई के बीच में, एक मॉलिक्यूल एंड दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। क्योंकि आपको पता है एटम का साइज इतना छोटा होता है उसको अकेले मेजर करना मुश्किल होता है, तो हम उसको पास वाले के साथ मेजर करते हैं जिससे कि हम उसे इजिली मेजर करते हैं। सो देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड लेंथ छोटी है, डबल बॉन्ड लेंथ बड़ी है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, और याद रखिएगा देखो ये नाइट्रोजन का केस आ गया, ये ऑक्सीजन का केस आ गया। अब दूसरा केस आता है साइज ऑफ ए एटम। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ गया तो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। देखो ये छोटे मॉलिक्यूल थे, कम था, बड़े मॉलिक्यूल आ गए, डिस्टेंस बढ़ गया, और उससे बड़े आ गए तो डिस्टेंस बढ़ गया। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। बॉन्ड एंगल जब भी कोई किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो एक सिमेट्री बनाता है, तो वो आगे बॉन्ड एंगल। तो मीथेन का रहता है 109, अमोनिया का 107, वाटर का 104। बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंटम, ये चीजें आपको भूलनी नहीं है। बॉन्ड एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ये सारी चीजें मैं आपको एक ही जगह समझा देती हूँ। जैसे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस साइड को क्या हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है, दूरियां कम हो रही है। दूरियां कम होने की वजह से बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉन्ड ब्रेक द बॉन्ड, तो बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है। याद रखिएगा इस कंसेप्ट को। फिर दूसरी तीसरी चीज एक और आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है कितने बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे कि एक बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड ऑर्डर, दो बॉन्ड मतलब दो बॉन्ड है तो दो बॉन्ड ऑर्डर, तीन है तो तीन बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर भी इस साइड को इंक्रीज करता है। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज करती है
यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। ये 4 चीजों को आप लिख लो, ठीक है, क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या चीजें हैं, तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो ध्यान से समझना है सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम बहुत कम कंसेप्ट टाइम में कर रहे हैं और जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड कितना पोलर है। मतलब देखो पहले पता लगा कि कैसे कंसीडर करेंगे कि पोलर है नॉन पोलर। तो पोलैरिटी के बेसिस पे जिसने बोला कि सेम टाइप का है जैसे H2 O2 N2 ये नॉन पोलर है और जिनमें चार्जेस होते हैं वो पोलर के अंदर कंसीडर किए। बट फिर भी ये चीज समझ में आई कि कितना ज्यादा पोलर और कितना ज्यादा नॉन पोलर सिर्फ इसी के बेसिस पे हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमारे पास आया डाइपोल मोमेंटम का कंसेप्ट। या आपने सही बोला कि इसके पहले के बेसिस पे नहीं डिफाइन करेंगे, तो उन्होंने डाइपोल मोमेंटम का कंसेप्ट दिया, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज कितना है और डिस्टेंस कितना है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया डाइपोल मोमेंटम। वाटर के डाइपोल मोमेंटम सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा 1.85 डी। डी मतलब डिबे, डाइपोल मोमेंटम को मेजर करते हैं। अब दो कंसेप्ट आते हैं डाइपोल मोमेंटम। ओ सॉरी मैं भूल गई थी इंपॉर्टेंट डेज की। देखती हूँ अगर क्लास के बाद मुझे मिल जाएगी तो मैं क्लास के बाद ही कर दूंगी, सॉरी फॉर डिले, वो कर दूंगी। और शायद मैंने की भी थी, कुछ चीजें लिखी हैं उसमें, नोट्स में जाके चेक करना, नहीं तो मैं फिर से देखती हूँ, ठीक है, अभी कर दूंगी क्लास के बाद ही ना। सो चलिए, डाइपोल मोमेंटम डाइटोमिक, दो लोग थे तब तो पता है, एक नाराज हो गया तो दूसरा मना लेगा, दूसरा नाराज हो गया तो पहला मना लेगा। तो डाइपोल मोमेंटम क्या है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और अलोंग द ग्रुप बढ़ती है। ये पता लग गया, क्योंकि ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड मतलब डाइपोल मोमेंटम होगी। बट प्रॉब्लम आ गई पॉलीएटॉमिक में। पॉलीएटॉमिक में क्या हो गया, अब दो मॉलिक्यूल हैं, एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थे, जब दो लोग हो गए तो तीनों मतलब दो तीन लोगों की बातें, चार लोग हो गए तो चार लोगों की बातें, सभी चीजें मैटर करेंगी। तो इसमें कुछ की जीरो है, जैसे कि CO2 की स्ट्रक्चर के बेसिस पे लीनियर स्ट्रक्चर की जीरो रहेगी। अब दूसरा आता है एक BF3, एक NH3, एक NF3। अब आपको डाइपोल मोमेंटम कितनों की याद रखेंगे, नहीं याद रहती पेपर में, तो ये नहीं पूछा जाएगा बताइए किसकी कितनी है, कितनी पॉइंट है, पूछा जाएगा इनमें से कितनी किसकी ज्यादा है। तो अब सारों की थोड़ी ना याद रखेंगे, इसकी ज्यादा हो सकती है। तो एक कंसेप्ट याद रखना, अगर सेंटर वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी ज्यादा पावरफुल है, तो वो अपने साथ चीजों को जोड़ के रखेगा, अपने जो ग्रुप है उनको जोड़ के रखेगा, जिसकी वजह से डाइपोल, अब जब अलग अलग लोग एक साथ रहेंगे तो कभी कभी लड़ाई भी होगी, प्यार भी होगा, दोनों चीजें होंगी। तो BF3 की केस में सेंटर वाले के पास पावर रहती है, तो अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आपको पता है अगर माना सेंटर वाला वीक है और साइड वाला ज्यादा है, तो वो लोग रहेंगे नहीं, साथ में रहेंगे नहीं, तो डाइपोल मोमेंटम कम हो जाएगी। तो BF3 में बोरोन लेस है, फ्लोरीन ज्यादा होती है, तो इसकी डाइपोल मोमेंटम कम होती है। अब NH3 के केस में नाइट्रोजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम है, तो इसकी डाइपोल मोमेंटम होगी। जबकि NF3 के केस में नाइट्रोजन कम है, फ्लोरीन ज्यादा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो वो कंसेप्ट आ जाएगा। तो ऐसे करके वेरियस एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंस डाइपोल मोमेंटम पोलर नॉन पोलर के बारे में बताता है, और ये डिग्री कितना पोलर है वो भी बताता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, आयनिक करैक्टर है उसके बारे में बताता है। सिस एंड ट्रांस, दो कंसेप्ट याद आते हैं। सिस की डाइपोल मोमेंटम ज्यादा होती है, क्योंकि जब एक ही मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे दो लोग तो लड़ाई तो होगी, तो इसके अनस्टेबल होते हैं और डाइपोल मोमेंटम ज्यादा होती है। ट्रांस, जब दो लोग हैं अलग अलग दरवाजे से जा रहे हैं तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डाइपोल मोमेंटम जीरो हो जाती है।
बाकी आते हैं बेसिस ऑन द पोजीशन। तो जैसे कि माना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसके साथ में दूसरा लगा है, तो वो आता है ऑर्थो ग्रुप। अगर थर्ड पोजीशन पे लगा है तो वो आ गया आपका मेटा ग्रुप। अगर अपोजिट लगा है तो पैरा, तो पैरा अपोजिट है तो स्टेबल है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ऑर्थो की सबसे ज्यादा होती है, और मैट जो जितना नजदीक रहेगा ना मॉलिक्यूल उसके उसके कंस्टिट्यूएंट जो भी हैं, उतनी ज्यादा उसकी डाइपोल मोमेंटम रहेगी, ये याद रखिएगा। अब बोला ठीक है, अब पता लग गया, पर कितनी रेंज होगी किसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि ये कितना कोवलेंट है कितना प्योर है। क्योंकि बोला गया कि सब में थोड़ा थोड़ा पोलर करेक्टर होता है, मतलब कोवलेंट करेक्टर होता है, थोड़ा थोड़ा आयनिक होता है, पर जिसमें जो ज्यादा करेक्टर होगा उसके बेसिस पे। तो पोलराइजेशन अगर ज्यादा है, पोल टू पोल मिल रहे हैं, इक्वल बॉन्डिंग बन रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, तो कोवलेंट बॉन्ड है। अगर पोलराइजेशन स्मॉल है तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए आया था फैजन का रूल। फैजन के 4 रूल हैं, ये ध्यान में रखिएगा, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। स्मॉलर साइज होगा कैटायन का, और मतलब और लार्जर साइज होगा कैटायन का। तो क्या होगा, स्मॉलर साइज अगर कैटायन का है तो ग्रेटर पोलराइजेशन होगी, याद रखिएगा। और लार्जर साइज होगा कैटायन का तो लेसर पोलराइजेशन होगी। यानी अगर स्मॉल साइज कैटायन का होगा, और अगर एक चीज स्मॉल होगी और दूसरा लार्ज होगा, तो स्मॉल साइज कैटायन का है तो लार्ज साइज एनायन का होगा। ये किसके बेसिस पे है, देखिए कैटायन है, कैटायन मतलब जब उसने एक कोई इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो सीधा पीछे वाले ब्लॉक के पास चला गया, तो जिसकी वजह से वो स्मॉलर साइज चाहिए। और एनायन का आपको पता है, इस साइड को बढ़ेंगे तो साइज डिक्रीज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका साइज बड़ा चाहिए, तो वो ज्यादा स्टेबल बनाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे Li ये लार्जर कैटायन मोल पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा चार्ज होगा वो भी ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो उसके बेसिस पे हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, चारों के चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, किसी किसी को भी आप स्किप नहीं कर सकते। देखो 2-4 दिन है, पढ़ लो अच्छे से, फिर कोई नहीं बोलेगा कि पढ़ो आओ करो ये चीज। ठीक है, अभी है टाइम, फिर आराम से रेस्ट करना, रिलैक्स हो जाओगे तो फिर शांति मिलती है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनकी ये स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी रहती है। सो हाइब्रिडाइजेशन के sp हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s है एक p है। देखो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सेंटर वाले की पता होनी चाहिए। अब हर किसी की हाइब्रिडाइजेशन हमें नहीं पता होती, तो हम निकाल सकते हैं, जैसे कि सेंटर वाला इलेक्ट्रॉन लिखा उसमें देखिए किसमें है, फिर आपको पता है 2 अटैच करने हैं, तो 2 जगह खाली कर दी, 2 के साथ अटैच हो गया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन की शेप लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। आपको बॉन्ड एंगल अब लेंथ, हाँ गर्मी तो बहुत ज्यादा है बट स्टिल देख लीजिए, याद रखिएगा 3-4 डेज बचे हैं। डिपेंड ऑन यू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आपको स्ट्रेस चाहिए फिर 6 मंथ का, और या आपको रिलैक्स चाहिए, डिपेंड ऑन यू। कि अगर आप लास्ट के दिनों में ना फोकस भी ज्यादा बनता है, और जितना टाइम हो सके उतना दो। ठीक है, और पेपर वाले दिन कोशिश करना मत पढ़ना, उससे पिछले दिन जैसे कि माना फ्राइडे को उतना जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, अंडरस्टैंड करो चीजों को। ठीक है, अब ये मत सोचो गर्मी लग रही है बस आप पढ़ो। देखो मैम जीके की मैंने पहले क्लासेस ली हैं, किसी ने अटेंड नहीं की है, और अगर चाहिए होंगी तो वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, उन्हें देख सकते हैं, जिसमें मैंने करंट अफेयर वगैरह सब कुछ कराया है। सो वो कोई फायदा मतलब लगाता ही नहीं है कोई, मैंने बहुत कोशिश की थी। 1-2 लोग होते हैं और वो भी फिर आंसर नहीं करते, बीच में ज्वाइन करते हैं फिर कट कर देते हैं, और नोट्स मैंने सारे अपलोड किए हैं।
करंट भी, एचपी के करंट, इंडिया के करंट। जब नॉन मेडिकल का आन का सेशन चला था तो मैंने जीके की क्लासेस ली थी, याद रखिएगा। मैंने उस टाइम बोला था कि जीके में हमने ये, और मैंने पूरा पूरा टाइम लेने की कोशिश की थी, बट किसी ने नहीं अटेंड की थी, मैंने बोला भी था। फिर क्या फायदा कि मैं एक्स्ट्रा ले भी लूं और कोई आए ना। ठीक है। और जीके के कंसेप्ट में देखो, अभी आप ये चीज पे फोकस करोगे तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। जीके के मैं आपको करंट अफेयर कितने भी करा दूं, आपको ऐसा लगेगा क्या करवा रही है, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको करवा नहीं सकती। आ, देखो, 3-4 महीने मंथ का तो नहीं आता, 2023 का आता है। बाकी बात करें जनवरी फरवरी का आ सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं आता क्योंकि पेपर पहले ही पब्लिश हो चुका होता है। तो उतना नहीं आता, कई बार होता है एक आधा क्वेश्चन आ जाए, बट मेन वही आती हैं चीजें, राइट। तो चलिए, एसपी हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया। sp2, बस अब sp किस में होती है, sp2 किस में होती है, sp3 किस में होती है, ये चीजें समझने के लिए आपको बस ये याद रखना है, आपको सेंटर वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर दोगे इलेक्ट्रॉन, फिल कर दोगे और आपको हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाएगी। इससे आप आराम से पता लगा सकते हो। ठीक है। सो याद रखिएगा, क्या बॉन्ड एंगल बनता है, क्या नहीं बनता, इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। सो राइट नाउ, और फिर मैं आपको उसको का शॉर्टकट भी बताती हूँ। जैसे कि 3 होंगे तो ट्रायगोनल प्लेनर सिमेट्री 120 एंगल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 पी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 3 केसेस आते हैं। एक में कोई लोन पेयर नहीं है, एक में लोन पेयर है, एक में बॉन्ड पेयर है। सो अब देखो, CH3 है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर प्रॉपर सिमेट्री में बटा है। लोन पेयर जैसे कि माना अगर यहाँ पे CH2 ही होता तो ये लोन पेयर बनता, पर CH2 एग्जिस्ट ही नहीं करता ज्यादा, तो उसके मतलब तो ये CH4 बन रहा है। जब वो सेल्फ लिंकिंग कर रहा है तो लोन पेयर बनता है। तो CH4 में 109.5 और शेप बनती है टेट्राहेड्रल। NH3 की बात करें, 1 लोन पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब में सिमेट्री अलग रहती है, तो इसमें क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दूर भगा देता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल बनता है 107। अच्छा, जल्दी से मुझे वाटर का बॉन्ड एंगल बताओ, H2O का वाटर का बॉन्ड एंगल क्या रहता है? राइट, 104। अच्छा, वाटर में पोटाशियम को स्टोर किया जाता है और केरोसिन को में सोडियम को। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार आता है, आया भी था इस बार नॉन मेडिकल में, याद करवाया तो था मैंने आपको क्वेश्चन पेपर, वीडियो को दोबारा देख लेना। उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। मैंने उल्टा बोला, मैंने भी तो फॉस्फोरस वाटर में ही बोला और सोडियम कैरोसिन में। पता नहीं सॉरी फॉर दैट अगर मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया हो, पर मुझे लगा मैंने यही बोला है फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस में। ओके, सॉरी फॉर दैट। फॉस्फोरस को वाटर में एंड केरोसिन में आपका सोडियम। हाँ, शायद मुझे याद आ गया, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सो नाउ, यूनिक प्रॉपर्टी, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, मतलब इथेन मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडेशन। देखो, इनको मैं डिटेल नहीं करवा सकती अभी क्योंकि ये बहुत लेंथी का टॉपिक है, और ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, आप उसकी वीडियो देख सकते हो अगर किसी को समझना हो। sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन रहती है इथाइलिन में। फिर ये याद रखें, sp रहती है इसिटाइलिन में, मतलब इथाइन में। अब देखो, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि माना हाफ, बैलेंस में कितने हैं,
और कितने बॉन्ड बनाते हैं, एंड कैटायन कितने हैं माइनस कर देंगे, और एनायन कितने हैं। अब इसको कैलकुलेट करके जैसे कि माना 2 वैल्यू आती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर माना 3 आती है तो sp2। ठीक है, सो अब ये क्या है, बैलेंस में कितने हैं, जैसे कि BF3 है तो 3 इसके बैलेंस में है। फिर हम इसके पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को के तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायन आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इस ट्रिक से आप मतलब यहाँ पे आ गया कितने वो बॉन्डिंग रहते हैं, 3 रह गए। सेंट्रल एटम को हम मतलब 3 मतलब जितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो आ जाता है। ठीक है, मतलब इसमें आ गया नंबर ऑफ ए मोनोवेलेंट एटम। ठीक है, यहाँ पे M4 मोनोवेलेंट कितने होते हैं, जैसे कि माना मैं CH4 का करूं। ठीक है, तो मोनो मतलब बैलेंस सेल में 4 है। ठीक है, और इसमें कितने मतलब कितने इसके साथ अटैच हैं, वो 4 आ गए। यहाँ पे करना था, सॉरी। 4 कैटायन एनायन है नहीं है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 + 2 4 आ गया। तो 2 के लिए sp2, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। जैसे CH3 की करें तो 3 आ गया। ठीक है, सो अब और आउटर मोस्ट सेल में 3 आते हैं और डिवाइड कर दिए 2 से तो sp2। तो ऐसे करके आपने याद रखनी है चीजें। ठीक है, समझ गए ना, ट्रिक याद रखिएगा, बस इससे आपको हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। सो नाउ एक बार फिर से बता दूं, थोड़ा हौच पौच हो गया था। बैलेंस बॉन्ड कितने हैं आपको पहचानना पड़ेगा, इसमें आउटरमोस्ट में कितने हैं, और जितने इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं वो प्लस करके आप हाफ कर दोगे। ठीक है, वो चीज आ जाएगा। कैटायन एनायन कितने हैं वो चीज आ जाएगी। अब आता है माना d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है PCl5 में। PCl5 में आप देखोगे कि जैसे कि अब ये सभी के केसेस में फॉलो होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि माना आप देखो, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, क्लोरीन 5/2, 10/2, 5 आंसर आया। तो 5 के लिए होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो इतना बड़ा चार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पेपर में अगर सिंपल हाइब्रिडाइजेशन पूछिए तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। बस एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दो क्वेश्चन को आपको आ जाएगा। सो नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो याद रखिएगा, ट्राइंगल में बायोपिरामिडल सिमेट्री, फिर sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, फिर sp3d3i7। देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैंने जितने एग्जाम्पल लिखे हैं उन्हीं से क्वेश्चन आए, कुछ भी आ सकता है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी फॉर्मूला आ सकता है। बस आपने ये जो ट्रिक बताई इससे हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो, इसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर दोगे। ये चार्ट बना है, इसे देख लीजिएगा। बाकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है कि अच्छा ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तब के लिए थी जब 3 से 4 मॉलिक्यूल्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर जब 4 मॉलिक्यूल नहीं है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट आता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कंसेप्ट में क्या आता है, ये बोलते हैं, बस 2 चीजें याद रखिए, ये या चार्ट याद रखना है। बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी ज्यादा है और एंटी बॉन्डिंग से तो स्टेबल होगा, अगर एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा है तो अनस्टेबल होगा, और अगर इक्वल है तो भी अनस्टेबल होगा। सो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 2 इसमें फॉलो होते हैं चीजें। एक ये, जब तक हाफ फिल हो रहे थे तो ये चीज फॉलो हो रही थी। ठीक है, 2p x y फिर z फिल होगा, बट जब हाफ से ऊपर हो गया तो z नीचे फिर x y फिलिंग होगी। इसी को भी नहीं समझना है तो अब पेपर में आपको चार्ट बनाने को तो नहीं आएगा, बस आपको फिलिंग करने आएगी। तो आपको ये याद भी नहीं होगा कि कहाँ फिल हो रहे हैं, कैसे फिल हो रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, टैट लेवल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपने जैसे कि माना ऑक्सीजन है,
आपने पता है ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। बॉन्डिंग की फिल किया, पहले बॉन्डिंग में फुली फिल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिल होंगे। तो पहले आपने फुली फिल कर लिया, फिर उसके बाद इस साइड को, तो 6 तो फिल हो गए, 2 ऊपर फिल होने चाहिए। तो बॉन्डिंग में कितने आ गए, 2 4 5 6, एंटी बॉन्डिंग में 2 अपॉन 2, तो 4/2 तो 2, ठीक है। तो ऐसे करके तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया, क्या आ गया, 2। सो बस अब माना पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, एक कम कर दोगे, नेगेटिव है तो एक बढ़ा दोगे, 2 नेगेटिव है तो 2 बढ़ा दोगे, 2 पॉजिटिव है तो 2 निकाल दोगे। अब वो आप इधर लिख रहे हो तो किसी भी साइड से निकाल सकते हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। तो इससे मेन क्वेश्चन यही आता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, बताइए किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, स्टेबिलिटी कहाँ है। तो आपको यही फॉर्मूला, आपको ये नहीं याद रखना है कि चार्ट कैसे बनाएं, आपको पेपर में आपको ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्टली आप आंसर मतलब टिक मतलब चीजें करोगे तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको इसमें करना ही नहीं है कुछ, ठीक है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। तो यही 3 क्वेश्चन आए हैं आज तक। बाकी डीप पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, काफी लेंथी चैप्टर्स हैं आज के, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो आपको पता ही है 5, मतलब वैसे तो मेन 3 होती है पर 5 भी होती है। 5 प्लाज्मा, जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन, प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर पे रहती है, बोस आइंस्टाइन बहुत लो टेम्परेचर पे, और ये खुद नहीं बन मतलब लैब में नहीं बना सक, लैब में ही बनती है, नॉर्मल कंडीशन पे एग्जिस्ट नहीं करती। सो नाउ ये हमने पहले भी पढ़ा है। सो नाउ अब गैसीय स्टेट के मैटर बारे में पढ़ें। गैसीज का ना तो कोई शेप होती है ना तो कोई वॉल्यूम होता है, बट स्टिल एग्जिस्ट करती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होता है। इसमें आपको इसके जो लॉज हैं वो याद रखने हैं। बताइए इनमें से किस लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की बात की गई है, किसमें बात की गई है? सोचो। राइट, चार्ल्स लॉ में। मैंने आपको बोला था मुझे पता है ये चीजें भूलती हैं, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखनी है, एक चार्ट बनवाया था, ये तीनों लॉज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर लिखना है। अब जो बेस पे है वो इनवर्सली आ जाएगा, इसमें डायरेक्टली आ जाएगा, इसमें भी डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल ग्राफ है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, आइसो बारिक ग्राफ है, और इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसो कोरिक ग्राफ आता है। ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। सो ये चीजें ध्यान में रखनी है, बस ये चार्ट याद रखना है। बाकी फॉर्मूले फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो बस इतनी सी चीज याद रखनी है। बाकी एवोगैड्रो की बात करें तो एवोगैड्रो होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एन मतलब मोल। केमिस्ट्री की दुनिया में जब कैलकुलेशन करते हैं तो मोल का कंसेप्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। वॉल्यूम डिपेंड करेगा मोल कितने हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ अब सभी लॉज को हम कंबाइन कर लें, सभी लॉज को इसमें कंबाइन कर लें तो वो आइडल सिचुएशन बनती है। पर नो वन मॉलिक्यूल इज आइडल, नो वन कंडीशन इज आइडल, आइडल कोई रहता ही नहीं है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। रियलिटी में आइडल कंडीशन कोई नहीं होती। हाँ, और एक और चीज याद रखिएगा इन तीनों लॉज के बारे में कि कहाँ पे रोल प्ले करती हैं ये, बस। डॉल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर, ये बोला जाता है कि एक गैस मिक्स कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टी अलग है, दूसरी गैस मिक्स कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तीसरी गैस मिक्स कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी वेरी करती है, ये है। तो उसको हम सबको कंबाइन कर देते हैं, ये याद रखना है। अब
वही बोला ना कि रियलिटी में आइडल कोई भी नहीं होती गैस, सो नॉन आइडल कंडीशन में रहती है। और पर नॉन आइडल गैस को हम आइडल बिहेव करवा सकते हैं लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन में। कब करवा सकते हैं? लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन में नॉन आइडल गैस को हम आइडली बिहेव करवा सकते हैं। बस ये चीज याद रखिएगा। देखो एंड में टाइम है, तो मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ कि वो उन चीजों पे फोकस कर रही हूँ कि ये चीजें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है? वो चीजों पे मैं फोकस कर रही हूँ। बाकी एक्सप्लेन करना हो तो इनकी तो बहुत डिटेल है, आपको पता है मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर ही 3 डेज में कंप्लीट करवाया था। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी 3 डेज में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अलग करवाया था, बट स्टिल हम उतना टाइम अभी नहीं दे सकते। सो मेन से जो चीजें आपको याद रखनी है वो उस पे फोकस करना है। सो अब आता है रियल गैस फॉर्म आइडल बिहेवियर करती है। तो अब मतलब कंप्रेसिबिलिटी, आप कंप्रेस करोगे गैसों को, तो कंप्रेस करने के बेसिस पे हमने एक एस्टिमेशन लगाया था, कितना कंप्रेस कर सकते हैं, इतना कंप्रेस कर सकते हैं। तो जब बात करें Z इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी, ये कंप्रेसिबिलिटी, कुछ गैसेस से ज्यादा कंप्रेसिबल होगी, कुछ हुई नहीं, कुछ मीडियम मतलब कुछ नॉर्मल कंडीशन पे रही। तो अगर Z वैल्यू लेस है, ऐसे हमने एक 1 वैल्यू करी, जो अगर Z वैल्यू ज्यादा है, ऊपर है, तो पॉजिटिव डेविएशन है, तो लेस कंप्रेसिबल गैस है। कुछ ज्यादा कंप्रेसिबल होगी तो A1 से नीचे वैल्यू चलेगी, जैसे N2, O2, CH4 एंड CO2, ये ज्यादा कंप्रेसिबल गैसेस रही। सो बॉयल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर रहता है जिसमें रियल गैस आइडल बिहेव करती है, क्योंकि आपको पता है रियलिटी में मतलब आइडली बिहेव करने के लिए एक इक्वल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन चाहिए होती है, और इसको क्रिएट करना इतना आसान तो है नहीं। तो बॉयल्स टेम्परेचर रहता है जब कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन दी जाती है, वो कंडीशन से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है। अब बात करें लिक्विड, लिक्विड की डेफिनेट शेप तो नहीं होती पर उसका वॉल्यूम जरूर होता है। अब लिक्विड कैसे बनता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर। अलग अलग टाइप के हैं, अनसैचुरेटेड, अभी उसमें आप और चीजें मिक्स कर सकते हैं, सैचुरेटेड अब नहीं मिक्स कर सकते, बोला मैं सेट हो गया अब नहीं कर सकता। फिर आता है कंसंट्रेटेड, ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट होता है, डाइल्यूट लेस अमाउंट में सॉल्यूट होता है। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, माना अब किसी में आप जैसे कि सॉल्यूट है, थोड़ा ज्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, उसके बेसिस पे देखो, आप माना आप बर्फ जमाने जा रहे हो, नॉर्मल पानी की जमाओ जल्दी जम जाएगा, दूध वाली बर्फ जमाओ, दूध में कम आइसक्रीम बनाने को रखो तो ज्यादा टाइम लेगी। तो वो कि अगर आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो उसके बेसिस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है। रिलेट लो, वेपर प्रेशर लो हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूट होगा वो पकड़ के रखेगा अपने साथ, तो वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। एलिवेशन होगी बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, डिप्रेशन हो जाएगा, ज्यादा चाहिए होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस आएगा। तो ऐसे इसकी डिटेल बहुत ज्यादा है, बट इतना पेपर में आया नहीं, आपका जस्ट पूछा था बताओ कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं। नेक्स्ट आता है सोलुबिलिटी। देखो गैस भी लिक्विड में डिसॉल्व होती है, सॉलिड भी लिक्विड में डिसॉल्व होता है, एंड लिक्विड भी लिक्विड में डिसॉल्व होता है, पर इन सब में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रोल प्ले है। सॉलिड के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, माना ऐसे चीनी घोल रहे हो तो ज्यादा टाइम लगेगा, गर्म पानी में भी घोलोगे तो जल्दी घुल जाएगी। पर गैसियस के केस में उल्टा है, आप हाँ मतलब कोको कोला की बोतल ले लो या किसी भी ड्रिंक की बोतल ले लो, तो अगर उसको हम बाहर धूप में रख देंगे तो अब उसके बाद उसको ढक्कन खोलो तो गैस नहीं निकलती, यानी गैसियस लिक्विड की गैसियस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम होती है। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ ये बोलता है अगर मास ऑफ ए गैस डिपेंड करे प्रेशर पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा आप गैस को पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, ये याद रखना है।
इसी के बेसिस पे कंसेप्ट आ जाता है आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में बात करें तो दो कंसेप्ट आते हैं, एक सरफेस फिनोमिना, सरफेस सरफेस पे हो रहा है, एक एब्जॉर्प्शन, एक एडजॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन आ जाता है आपका सरफेस फिनोमिना। तो दो चीजें होंगी, एक जो सब्सटेंस में कोई चीज एड ऑन हो रही है, एक वो जो एड ऑन होने वाली है। एब्जॉर्बेंट आता है सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑन विच एडजॉर्प्शन अकर। कहां पे होती है? जहां पे एड्सॉर्प्शन हो रही है। और एब्जॉर्बेंट वो जो अंदर जा रहा है, जैसे कि माना आपने चौक ले ली, चौक को चौक में अब कई छोटे होते थे ना, इंक वाले से यूज करते थे, तो इंक को हम क्या करते थे, चौक फेरते थे, वो इंक सोख लेती थी चौक। तो एब्जॉर्बेट इंक आ गया और एब्जॉर्बेट गेट एब्जॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस, सॉलिड आ गया, एब्जॉर्बेंट आ गया जो उसके अंदर जा रहा है। सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑन विच एब्जॉर्प्शन अकर। उल्टा बोल दिया फिर से, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एब्जॉर्प्शन डीप फिनोमेना, इसमें जब माना आप चौक को पूरे इंक के डब्बे में डाल रहे हो तो पूरी नीली हो जाती है चौक, कई बार करते थे बचपन में, तो वो आ गया एब्जॉर्प्शन फिनोमेना। जॉर्प्शन आ जाता है जहां पे एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन बोथ अकर होती है। अब सॉल्यूशन के बेसिस पे बोले तो ये भी क्वेश्चन आया है। देखो लिक्विड के केस में ना सारे ही क्वेश्चन आए हैं, जितने भी सारे हैं, कई बार कुछ कई बार कुछ कई बार कुछ, क्योंकि लिक्विड के कंसेप्ट थोड़ा जीके पर्पज से भी, मतलब वहां पे भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ट्रू सॉल्यूशन मतलब कोई विजिबिलिटी नहीं है, कोलाइडल सस्पेंशन में थोड़ी सी विजिबिलिटी रहती है, बस इतना याद रखिएगा। और ये याद रखना है कि ट्रू होमोजीनियस है, ये दोनों हिट्रोजीनियस हैं। इन दोनों को इजिली तरीके से अलग किया जा सकता है, बट इसे नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। नाउ ये चीज कभी मत भूलना, सॉल्यूट सॉलिड में मतलब कि डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, ठीक है। तो अब जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो उसे हम बोलते हैं मतलब फोम। और गैस जब सॉलिड में डिसॉल्व है, मीडियम, मीडियम मतलब ज्यादा अमाउंट, बड़ी स्पेलिंग ना तो ज्यादा अमाउंट, फेज मतलब छोटा, वो सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा। तो कभी भी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से कोई भी सॉल्यूट की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। गैस इन सॉलिड फोम बनता है, लिक्विड इन गैस एरोसोल फॉग मिस्ट, लिक्विड इन लिक्विड एमल्सन, लिक्विड इन सॉलिड जेल, सॉलिड इन गैस एरोसोल, सॉलिड इन लिक्विड सोल, सॉलिड इन सॉलिड सॉलिड सोल। याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इस लाइन से भी और इससे भी। ये एक एक चीज आपको लर्न करनी है। बाकी लायोफिलिक लायोफोबिक में याद रखिएगा, लायोफिलिक मतलब लविंग, फोबिक मतलब डर, वाटर हेटिंग, बस दो चीजें याद रखिएगा। इलेक्ट्रोफोर्सिस टेक्निक होती है जब इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं माइग्रेशन करने में। कोगुलेशन होता है जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। याद रखिएगा जो चीज जल्दी मतलब एक आता है फ्लक्चुएशन वैल्यू। अब मिनिमम कंसंट्रेशन जहां पे कोगुलेशन हो रही है वो आ गया फ्लॉकुलेशन वैल्यू। स्मॉलर फ्लॉकुलेशन वैल्यू है तो जल्दी जल्दी कोगुलेशन होगी। अब हर कोई एकदम मिक्स नहीं होता, तो गोल्ड नंबर आता है मिनिमम, मतलब मिनिमम अमाउंट जो उसको प्रोटेक्ट करता है। कॉन्ग्रोबिन नंबर, प्रोटेक्टिव क्लोराइड इन mg, याद रखिएगा। एमल्शन लिक्विड एंड लिक्विड का मिक्सचर, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, इनके एग्जांपल याद रखिएगा। ऑयल इन वाटर के हैं मिल्क क्रीम, और वाटर इन ऑयल के हैं बटर, कॉड लिवर ऑयल एंड कोल्ड क्रीम। एमल्शन को अलग करना, डी एमल्सिफिकेशन मतलब डिकम्पोजिशन करना, अलग अलग मेथड है, क्योंकि लिक्विड लिक्विड से मिक्स करना इतना आसान काम तो नहीं है, ठीक है, राइट। अब ये तो हो गया
तो अभी मैं एंड में आपको हर चैप्टर के बाद, अब तक बताया नहीं था ना मैंने, कि ये बता दूंगी कि इसमें क्या क्या है। देखो आज क्वेश्चन कम हो रहे हैं क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसके कारण ये चीज हो रही है। बट स्टिल मैं कोशिश करूंगी कि बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछती रहूं। सो इस अभी तक लिक्विड स्टेट में आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एमल्शन क्या है, डिमल्सिफिकेशन क्या है, ये चीजें ये नहीं भूलनी है। बाकी सॉलिड में डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, दो टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस। क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज ऑर्डर, रेगुलर अरेंजमेंट है। एमोर्फस में डेफिनेट अरेंजमेंट, डू नॉट हैव अ डेफिनेट अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, एमोर्फस शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, एमोर्फस आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये तो हमने पहले ही कर लिया है, बस ये चीज याद रखिए, यूनिट सेल। जब हम बात कर रहे हैं किसी कंपाउंड के बनने की या चीज की, तो ऐसा पॉइंट जो बार बार रिपीट हुआ है वो है यूनिट। अब यूनिट सेल कॉर्नर में है तो ये उसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव किस कॉर्नर में तो है, उसके अलावा फेस पे है तो फेस सेंटर, बॉडी में है तो बॉडी सेंटर, एंड में है तो एंड सेंटर। और देखो ये आपको याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी रहती है 52.4%, फेस सेंटर की रहती है 74%, बॉडी सेंटर की रहती है 68%। और हाँ, अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं क्या मतलब जो आपको पीडीएफ शेयर की है एमसीक्यूज वाली, उनको ना एक बार गौर फरमाइएगा। उसमें ये चीज करनी है आपको कि जो एमसीक्यूज हैं प्रीवियस ईयर, उनको पढ़ते हुए चलना है। हर चैप्टर का दिया है। सो उसमें आपको अगर टाइम मिलता है तो अगर आप उन क्वेश्चन को भी बहुत डीप पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसका आंसर है तो ये क्यों नहीं ऑप्शन में, ये ऑप्शन में है तो ये किसका आंसर है, तो वो चीज करते हुए चलेंगे तो आपको चीजें समझ मतलब ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, और वो भी कर सकते हैं। बट स्टिल अब ऐसा कीजिएगा, कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर टेस्ट टूस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो अब आपको लगेगा कि नंबर कम आ गए किसी वजह से, आपने फोकस ले नहीं दिया, तो फिर आपको लगेगा पता नहीं यार कम होंगे पास होंगे या नहीं, तो फिर डाउन ही हो गए मॉरलिटी। तो इससे बेटर रहेगा कि आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिए हैं तो उनको देखो, अच्छा इसका आंसर ये है, ये क्यों नहीं है ऑप्शन में, ये चीज क्यों नहीं है, अच्छा ये इसका आंसर था, ऐसे पूरा टॉपिक पढ़ते 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 चलिए, आपको अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। सुनाओ, अगर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की देखनी हो तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड की हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। अगर आप मतलब अगर आपके पास टाइम होगा, जैसे आपको लगता है कि इन चैप्टर की हम क्वेश्चन देख ही लेते हैं, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो वो देख सकते हैं। उसमें भी आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। उसको चाहे आप स्पीड में देख लो, वीडियो को पॉज कर देना, अच्छा इसका आंसर ये होता है, अच्छा इसका आंसर ये नहीं होता है, अच्छा फिर सुन ली वीडियो, एक्सप्लेन भी किए हैं चीजें, तो वो आपकी काफी मदद करेगी। अब पॉइंट डिफेक्ट, अगर माना किसी एक पॉइंट पे आप कोई चीज मिस कर दो तो पॉइंट डिफेक्ट बन जा रहा है। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्री, इम्प्योरिटी। स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट आता है वैकेंसी उस जगह से पोजीशन चेंज होगी, इंटरस्टिशियल कहीं और पोजीशन लेगी। तो दो मेन पूछे जाते हैं, स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल। स्कॉटी डिफेक्ट तब बनता है जब कैटायन और एनायन का साइज सेम रहता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। और फ्रैंकिया डिफेक्ट तब होता है जब कैटायन और एनायन के साइज में वेरिएशन आती है, ये याद रखना है। नॉन स्टोक्योमेट्री मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस के दो रीजन हो सकते हैं, या तो आप मेटल को बढ़ा दो या जो दूसरी उसकी दूसरा ऑप्शन है उसको हटा दो, दो केसेस हैं। तो या तो आप एनायन की वैलेंसी कर दो या एक्स्ट्रा कर दो, तो इससे एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। दूसरे आते हैं मेटल डेफिशिएंट, मेटल कम है तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो हमने दूसरा बढ़ा दिया है या तो इसको कम कर दिया है, तो इससे बनते हैं आपके पी टाइप के सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन हो चुका है। फिर प्रॉपर्टी कंडक्टर वो जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इंसुलेटर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, सेमीकंडक्टर वो
जो दोनों तरीकों से बिहेव करते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब अब सेमीकंडक्टर की आपकी प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हो कैसे? इंक्रीज टेम्परेचर करके, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसमें चेंज नहीं कर रहे। दूसरा, आप कोई स्टेबल मेटल ऐड ऑन कर रहे हो। जब हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते हैं तो उसे डोपिंग का नाम देते हैं। डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आता है। एक आ गया इलेक्ट्रॉन रिच और एक आ गया डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच में एन टाइप के सेमीकंडक्टर और डेफिशिएंट में पी टाइप के। अब इनके यूजेस होते हैं जैसे रेक्टिफायर, ये तो जनरल जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्टरनेट करंट टू डायरेक्ट करंट। फोटोवोल्टिक सेल, ये हेल्प द लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करेंगे। ट्रांजिस्टर, बेसिकली सिंगल क्रिस्टल, पीएनपी, एनपीएन, याद रखिएगा। फिर आते हैं, अब ये याद रखिएगा, पैरामैग्नेटिक, जिनमें मतलब सॉलिड अट्रैक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डाई मैग्नेटिक जो अट्रैक्ट नहीं करते, NaCl N2। फेरोमैग्नेटिक, जब एक ही साइड पर मूवमेंट हो रही है सारों की, तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे, परमानेंट मैग्नेट है। एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। फेरी, ये देखो अल्टरनेट है, दो ऊपर को जा रहे हैं तो एक नीचे को, अगर दो ऊपर को आ गए फिर एक नीचे को, तो ये प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं। जब प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं तो आते हैं फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट यही है कि परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, और मतलब इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के जो हैं तीनों के क्वेश्चन सॉलिड लिक्विड गैस के मैंने कंबाइन कर दिए। ओवरऑल ये 3 चैप्टर्स आते हैं। तो देखो इसके क्वेश्चंस कितने आए हैं प्रीवियस ईयर में, काफी क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन थोड़े वेरी करते हैं। तो इस चैप्टर के आप क्वेश्चन क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करना कि क्या है क्या नहीं है, क्यों इसके अंदर ये चीज आती है, क्या है। अगर डिटेल डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ आ जाए। तो आज क्या सिग्नल प्रॉब्लम है, सभी कट कर रहे हैं, फिर ऑन कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, कुछ तो दिक्कत है। सुना, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, एसिड एंड बेस। जनरल कंसेप्ट भी आते हैं इसमें। देखो एसिड बेस में आपके आते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जिनमें चार्जेस नहीं है, शुगर, यूरिया, ग्लिसरीन। इलेक्ट्रोलाइट जिनमें की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें आगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। सारे थोड़ी ना कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो एक ही अमाउंट में कर रहे हैं, कुछ कम भी कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग में NaCl, KCl, HCl। वीक में आपका एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं, ये याद रखना है। नाउ अब एसिड एंड बेस से रिगार्डिंग 3 मेन कंसेप्ट हमने किए थे, आपको आंसर करना है। अकॉर्डिंग टू किसके? एसिड होते हैं जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, और बेस वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग ये था? 3 कंसेप्ट के थे, ठीक है। एक क्या था, अलग अलग थे। देखो सोचो मैंने क्या बोला, ब्रोंस्टेड आ रहे हैं, ठीक है। अर्हीनियस के मुताबिक तो एसिड वो थे जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, बेस वो जो OH देते हैं, ठीक है। तो जैसे HCl है, NaOH दे रहा है। और ब्रोंस्टेड लोरी के कंसेप्ट में एसिड वो थे जो डोनेट करते हैं H पॉजिटिव एंड एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन। अब ये पेयर में रहता है, क्योंकि एक दे रहा है तो दूसरा ले रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। तो ये याद रखिएगा। और जो दोनों बिहेव करते हैं वो एम्फोटेरिक आते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कंजुगेटेड बेस होगा, क्योंकि एक ही बंदा, एक ही पर्सन, बहुत कम होते हैं जो सभी फील्ड में बेस्ट हो। किसी में एक क्वालिटी होती है, किसी में 2 होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक, दूसरी साइड वीक बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखिए, क्या पेयर बनता है। बस इसमें ये याद रखना है, अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वीक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड होगा, वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक, मतलब अपोजिटली याद रख लेना है। बस इतनी सी चीज याद रखनी। तो देखो अर्हीनियस और ब्रोंस्टेड का एसिड सेम है,
H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, बट अर्हीनियस के मुताबिक OH गिव करता है और ब्राउनस्टेड के मुताबिक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। ये तो उन केसेस में आ गए जहां पे H पॉजिटिव OH है, माना किसी मॉलिक्यूल में ये है ही नहीं, तो क्या है, लुईस का कंसेप्ट। इन्होंने बोला एसिड एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बेस डोनेट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, लुईस एसिड वो जो नेचुरल स्पीसीज है, लीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज, और एसिड कौन आते हैं, जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, सिंपल कैटायन होते हैं, या सेंट्रल एम्प्टी मॉलिक्यूल होगा, या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड होंगे। तो वो क्या एक्ट करेंगे, वो सारे लुईस एसिड एक्ट करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट, गॉट इट। सो 3 कंसेप्ट हमने एसिड बेस के किए, जिसमें कि हमने अर्हीनियस का, ब्राउनस्टेड का, लुईस का। ये ऐसे ही आपको रिपीट करके पढ़ना है। अच्छा, इसके अंदर ये आता है, ये आता है, ये आता है, राइट। एसिड एंड बेस के ये तीनों कंसेप्ट अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नाउ गोइंग टू इन नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट आता है आपका इंडिकेटर्स। इंडिकेटर कौन होते हैं, जो डायरेक्शन बताते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं कि अब देखो एसिड बेस को हम सारों को टेस्ट करके तो नहीं देख सकते, टेस्ट करके देखने लग गए तो वो फिर पता नहीं हमारे लिए नुकसानदायक ना हो, तो इसीलिए आपको समझना है कि क्या बोला गया है। तो नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में पाए जाते हैं, फाउंड इन नेचर, लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, फ्लावर ऑफ ए हाइड्रीजिया प्लांट। ठीक है, अब इसमें देखो सीटेट का भी पेपर हुआ, तो सीटेट में भी क्वेश्चन आए थे कि किस कलर शो होता है, क्या चीज रहती है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था। तो देखो वहां पे क्वेश्चन आया है, तो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये अब किसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा इंडिकेटर लिटमस। क्या होता है, एसिड में रेड, बेस में ब्लू, रेड कैबेज रेड, ब्लू, ग्रीन, हाइड्रीजिया ब्लू, पिंक, टर्मेरिक आ गया नो चेंज। याद रखिए क्या आ जाता है, टर्मेरिक में आ जाता है नो चेंज। ठीक है, सो नाउ अब बात करें हम, टर्मेरिक में नो चेंज और बेस में ये रेड कलर कपड़े धोते हैं ना, बेस पिंक होता है, वो कलर चेंज होता है। चाइना रोज डार्क पिंक और बेस में ग्रीन कलर, ये याद रखना है। नाउ फिनोप्थलीन एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक, मिथाइल ऑरेंज रेड और येलो। बाकी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो हमें मतलब स्मेल चेंज हो जाती है जिनकी, एसिड में स्मेल देते हैं और बेस में कोई स्मेल शो नहीं करते। अब एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए होता है पीएच स्केल, जो सोरेनसन ने दिया था। जितना ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा, 7 से कम जितना ज्यादा कम होता रहेगा उतना एसिडिक होगा, और 7 से जितना ज्यादा होता रहेगा उतना बेस होगा, ये याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हाई के, स्मॉलर पी के, वीक एसिड स्मॉल के और लार्ज पी के। स्ट्रॉन्ग बेस में याद रखिएगा उनकी हायर के भी रहेगी और स्मॉलर, अपोजिट रहते हैं। बाकी ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आया था, पीएच होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव, या अगर अपने माइनस नहीं लगाना है तो इसको अपोजिट लिखते हैं। सेम केस इसमें होगा, या तो माइनस लॉग ओ एच कर दो या अपोजिट रख दो। तो ये क्वेश्चन आया था, बताइए गुड एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसी है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन आया था, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। अब कुछ एसिड में आपसे पूछूंगी, क्वेश्चन ही करते हैं। तो देखो, विच एसिड प्रेजेंट इन स्पेनिश, स्पेनिश में कौन सा एसिड होता है, राइट ऑक्सैलिक,
गूसबेरी में कौन सा एसिड होता है? गूसबेरी में कौन सा एसिड होता है? राइट, एस्कॉर्बिक, आंवला। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विनेगर में मतलब कितना परसेंटेज एसिटिक एसिड होता है? 5 to 8, 4 to 8, 5 to 8 मेन एग्जैक्ट रेंज आती है। ठीक है। अच्छा, आंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? जब चींटी काटे तो कौन सा एसिड रिलीज होता है? फॉर्मिक। ठीक है, चलो याद है आपको सारे पॉइंट। ये क्वेश्चन तो पक्का ही आ जाता है इसमें से। एसिटिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग में, सिट्रिक एसिड ऑरेंज में, टार्टरिक एसिड टर्मेरिड में, लैक्टिक एसिड कर्ड में, ऑक्सैलिक एसिड स्पेनिश एंड टोमेटो में, एस्कॉर्बिक आंवला में। कॉमन बेस हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, एमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में यूज होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखिएगा कहाँ पे? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एज ए एंटी एसिड यूज होता है और इनडाइजेशन के लिए रोल प्ले करता है। याद रखिएगा। नाउ एसिड एंड बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है सॉल्ट। सॉल्ट एक न्यूट्रल कंडीशन आ गई, राइट। बट अगर आप लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या होता है कि तो वो एसिडिक सॉल्ट बन जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो वो बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। ऐसे ये क्लासिफाई होता है। नाउ एसिड बेस के ना हर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, किसी चीज को मत छूटिएगा। जैसे कि ये बेसिक चीजें, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग फॉर्म है। अब एसिटिक एसिड एंड बेकिंग सोडा को मिलाएंगे तो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। अब अच्छा मुझे बताओ, मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिडिक या बेसिक? मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? राइट, बेसिक। तो ना पेपर में यह चीज पहचान लेना, मेटल कौन सा, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। ऐसा थोड़ा पूछा जाएगा एसिडिक बेसिक है। आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, बताइए इसमें से कौन सा एसिडिक है, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर बढ़ता है। चाहे आप एसिडिक वाली फैमिली में जाए तो उसमें भी डाउन द जो सबसे डाउन में होगा वो थोड़ा थोड़ा बेसिक करेक्टर रिएक्ट करेगा। तो वो चीज आपको नहीं भूलनी है किसी भी तरीके से। सो हाइड्रेटेड सॉल्ट एक फॉर्मूले, तो क्या ही बोलूं, लर्न तो करने ही पड़ेंगे सारे। ठीक है, ये चीजें हमने कर ही ली। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप CO2 नॉर्मल डाल रहे हो तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट, मतलब ये प्रॉपर सॉल्युबल नहीं है। वहीं कैल्शियम कार्बोन, अब माना आप एक्सेस यूज करते हैं, एक्सेस वर्ड लिखा है, तो उससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो कि एक सॉल्युबल प्रोडक्ट है। तो दो तरीकों से इससे क्वेश्चन आता है। लुईस एसिडिक डाउन द ग्रुप, हाँ ये कंसेप्ट याद रखिएगा। लुईस के मुताबिक एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एसिडिक उनके तरफ से क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो उतना गेन कर सकता है इसके बेसिस पे। और हमने ये कंसेप्ट बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट में भी समझाया था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये चीज याद रखिएगा, एक्सेस और अगर आप मिनिमम अमाउंट में यूज करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, पीएच ऑफ ए बॉडी वर्क ऑन, मतलब ह्यूमन बॉडी
7.4 पे वर्क करती है। एसिड रेन का पीएच, माउस का पीएच, फिर स्ट्रॉन्ग फॉर्मिक एसिड, अगर चींटी काटे तो हमें बेसिक उस पर रगड़ देना चाहिए। बेकिंग सोडा, सोडियम, कैल्शियम सॉल्यूशन। फिर ह्यूमन बॉडी में रिलीज होता है HCl। अच्छा चलो, HCl सिक्रीट होता है, पढ़ा था ना हमने बायो में। कौन से सेल होते हैं कि HCl सिक्रीट करते हैं? बायो का क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कौन से सेल होते हैं जो HCl सिक्रीट करते हैं? ऑक्जेंटिक सेल को हम क्या नाम देते हैं? पैप्टिक सेल का नाम भी देते हैं, सॉरी पेराइटल का नाम देते हैं। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। अब देखो, जरूरी नहीं होता कि अब एसिड है तो सिर्फ एक ही H पॉजिटिव बन सकता है, को दो दो भी दे सकते हैं। दो दे रहे हैं तो डाई बेसिक, तीन दे रहे हैं तो ट्राई बेसिक, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है। अब जैसे कि आपको याद रखिएगा, अलोंग द पीरियड एसिडिटी बढ़ती है और डाउन द ग्रुप बढ़ती है, मतलब घटती है। बट लुइस के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट उल्टा हो जाता है। तो HF अगर कंपेयर टू ऊपर के देखा जाए तो CH, इनमें HF ज्यादा है। बट उसी के ग्रुप का देखा जाए तो HI, क्योंकि एसिड वो होते हैं ना जो डोनेट कर सके, तो ये जल्दी जल्दी आयन को तोड़ेगा, और जितने जल्दी आयन को तोड़ेगा उतना जल्दी देगा ना। और छोटा मॉलिक्यूल होगा, वो जल्दी नहीं टूट पाएगा। उसके बेसिस पे ये डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करता है, राइट। ये पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे याद रखिएगा। देखो पता है क्या करना है अब आपको, क्लास के बाद ना पीरियोडिक टेबल खोलना है। अब उसमें से मुंह जुबान नहीं याद करने हैं कि किसमें क्या क्या आता है, किस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिडिक करेक्टर कहाँ को बढ़ता है, बेसिक करेक्टर कहाँ को बढ़ता है। याद रखिएगा, अभी आप देखोगे उसमें पेपर में, नॉन मेडिकल के पेपर में भी कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली डायरेक्टली आए थे। वैसे ही आपको चीजों को याद रखना है, डायरेक्टली, राइट। तो ऐसे चार्ट को पकड़ना है। अच्छा, इस ग्रुप को ये बोलते हैं, इस ग्रुप में इतने एलिमेंट आते हैं, ये एलिमेंट आते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये प्रॉपर्टी आती है, ये इसमें एक्सेप्शन है, इस साइड को ट्रेंड चेंज होता है, इस साइड को साइज बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक बार ना 5-7 मिनट सारे कंसेप्ट को दोहराना है, क्या बोलते हैं, किसने क्या बोला, वो चीजें। इक्विलिब्रियम आता है, ये इक्विलिब्रियम आपका क्लास 11 का अलग से चैप्टर है, बट चैप्टर तो बहुत डिटेल में है, बट टेट लेवल में उतना डिटेल नहीं आती, थोड़ी सी चीजें आती हैं जो कि एसिड बेस कंसेप्ट मिक्स में है, तो वो हम कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम एक बैलेंस स्टेट जहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, और ये चीज एनवायरमेंट में तो पॉसिबल नहीं है, ये एक फिक्स एरिया में पॉसिबल है। तो एक आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक केमिकल। फिजिकल बेसिस पे मेल्टिंग आइस हो रहा है वाटर में, इवेपोरेशन हो रही है, शुगर इन वाटर हो रहा है। केमिकल में डिकम्पोजिशन हो रही है। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब ये बैलेंस स्टेट है जब कुछ मॉलिक्यूल एक चीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ दूसरी में। बस इतना याद रखिएगा। और ली चैटलियर प्रिंसिपल को याद रखिएगा। जैसे कि ए सिस्टम इक्विलिब्रियम, माना अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे? तो वो चीज जिसमें स्टडी हो रही है वो आ जाता है आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल। याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि माना कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, सो ऑल द रिएक्टेंट स्पीसीज इंक्रीज इक्विलिब्रियम, शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर कर रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिक्रीज कर रहा है तो एक्सोथर्मिक। प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर कर रहे हैं तो लेसर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, डिक्रीज कर रहा है प्रेशर तो लार्जर नंबर ऑफ ए गैसेस मॉलिक्यूल। वॉल्यूम चेंज, कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनर्ट गैसेस का वॉल्यूम पे तो, टोटल प्रेशर मतलब वॉल्यूम पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसके प्रेशर पे फर्क पड़ जाएगा। बफर सॉल्यूशन, बफर होता है एक ऐसी स्टेट जहां पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, बोलते हैं बफरिंग होगी, कोई भी ना इधर ना कट रहा है सिग्नल ना जा रहा है, तो एसिडिक बफर होते हैं, बेसिक बफर होते हैं। तो ये चार्ट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया भी है। एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट 4.74, फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट 3.7। देखो मुझे पता है ये चीजें भूल जाएंगे, तो जब पढ़ने लगो तो इनको रिपीट करो। अच्छा इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये आता है, ये है, ये है। तो ऐसे करके आप चीजों को
समझ सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब कॉमन सॉल्ट होता है जब हम दो सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं तो उसमें एक जैसे जब आयन बन रहे हैं तो वो है कॉमन सॉल्ट, उसकी वजह से प्रॉपर्टी में वेरिएशन आती है। कॉमन सॉल्ट से भी क्वेश्चन नहीं आया तो इस पे फोकस ही नहीं करना है, क्वेश्चंस देख लीजिएगा, काफी क्वेश्चन एसिड एंड बेस के, तो एक एक लाइन याद रखिएगा। देखो 459 तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं। मेडिकल में देखोगे तो मेडिकल में भी अप्रोक्स इतना ही है। अब ये मत सोचना कि हम मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के क्वेश्चन क्या करने हैं, देखिएगा, क्योंकि कई बार माना प्रीवियस ईयर ही आगे सारे, सोचो माना ये 40 क्वेश्चन है, आपने दो तीन बार पढ़े हैं और इन्हीं में से एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ गए, हर चैप्टर के तीन तीन क्वेश्चन आ गए, तो किस्मत खुल जाएगी ना। तो क्योंकि वो चीजें याद होंगी, इसीलिए क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर तो करो ही करो। बस एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, अच्छा ये है, इसका आंसर ये है तो दूसरा क्यों नहीं है और क्या चेंजेस हैं, ऐसे करके पढ़ोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। सो नाउ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बताएंगे? कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कैटनेशन, राइट। सो इसमें हम काफी बेसिक चीजें हैं। अच्छा मुझे बताओ, ब्लैक गोल्ड किसे बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड हम किसे बोलते हैं? देखो अगर आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो एक चीज ध्यान में रखना, रिकॉर्डिंग में आप जो क्वेश्चन पूछती हूँ उनके आंसर खुद करने की कोशिश कीजिएगा। जितने आप क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा आपको ग्रोथ होगी। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम। तो कैटनेशन आ गया, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। बाकी अब फंक्शनल ग्रुप होते हैं एक्स्ट्रा, तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स आते हैं। एलोट्रोप्स में केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि सेम है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन आती है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट। देखो डायमंड की कीमत कितनी है और ग्रेफाइट की कितनी है, ऐसा नहीं ग्रेफाइट सस्ता है, तो ग्रेफाइट की भी है, पर जितने डायमंड की उतनी नहीं है, क्योंकि वो घसा। देखो जो भी अभी बैठे हैं क्लास लगाने, यानी वो फोकस्ड है, उन्हें करना है क्रैक, तो वो सोचते हैं कि माना रूटीन बनी है तो सबको बोला है घर पे कि हाँ क्लास होती है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, और ऐसे खुद का मन पता नहीं करेगा नहीं करेगा, कोई और काम आ जाएगा, तो आप बैठे हो तो यानी आप कर रहे हो चीजों को, फोकस हो, और अगर आप कर रहे हो तो आपको मेहनत भी का फल भी मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आप मेहनत करोगे और आपको नहीं मिलेगा फल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर क्लास लगाते हैं, उनका तो आराम से हो जाएगा क्योंकि रूटीन में पढ़ रहे हैं, और रूटीन में जो मतलब हमारा लाइव नहीं लगा पाते, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कभी एक आधा दिन तो चलो छूट जाता है, बट एक्स्ट्रा छूटना, उस दिन भी आपको फील होना चाहिए छूट गया, कैसे कवर करें। लास्ट ईयर में मेहनत कर लो जितनी हो सकती है, कोई नहीं बोलेगा फिर। तो डायमंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 3D इंसुलेटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ग्रेफाइट एक ऐसा मतलब नॉन मेटल का फॉर्म है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वैसे तो नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। फुल रिंग, फुटबॉल शेप, ठीक है, याद रखिएगा। आइसोमर होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर रहते हैं उसे हम आइसोमर बोलते हैं। फिर आते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप जो कि कार्बन कार्बन ऐसा बॉन्ड है सेल्फ लिंकिंग करता है। मैक्सिमम जितने भी कंपाउंड हमारे चारों ओर पाए जाते हैं उनमें कार्बन मेन आता है, तो कार्बन जब मेन आता है तो उसकी प्रॉपर्टी वेरी करने के लिए उसमें क्या होता है, कोई ना कोई अलग मॉलिक्यूल, जैसे कि कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल अटैच हो गया, तो उसे हम बोलते हैं, क्या नाम देते हैं उसे? उसे नाम देते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से पूरी की पूरी प्रॉपर्टी में वेरिएशन आ जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वेरिएशन आता है तो क्या आता है, क्या असर, वो तो फिर अलग बात है। होमोलोगस सीरीज कि जब कोई बॉन्ड बन रहा है
तो उसमें मतलब कार्बन कार्बन का लिंक है, तो क्या चीज रिपीट हो रही है? तो CH2 रिपीट हो रहा है। और इंक्रीज जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसकी वजह से क्या होगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, याद रखिएगा। अब ये जो देखो इस चैप्टर में ना बड़े 10th लेवल से चीजें ली गई हैं जो बहुत बेसिक भी हैं, एक बार समझोगे तो चीजें याद रह जाएंगी। कंबंशन, किस चीज को जला रहे हो? कंबस्टिबल फ्यूल, जिससे फ्यूल मतलब जिससे कोई चीज जल रही है। इग्निशन टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच करता है फायर को, क्योंकि हर किसी को आप एक जैसे उस पर हीट नहीं करते, वो अलग अलग पे हीट होता है। तो लोएस्ट टेम्परेचर जहां पे कोई कैच करता है फायर वो इग्निशन। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, लो जो जल्दी कैप्चर करता है, जैसे अल्कोहल, पेट्रोल, LPG। अब किसी चीज को आप जला रहे हो, हीट अप कर रहे हो, तो कितनी उसमें एनर्जी रिलीज होती है वो आ जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। काउ डंग से 6,000 से 8,000, वुड से 17,000 से 22,000, कोल से 25,000 से 33,000, पेट्रोलियम कैरोसिन से 45,000, मिथेन से मतलब पेट्रोलियम या मिथेन और CNG से 50,000, LPG से 55, बायोगैस से 35 से 40,000, हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा। तो इनमें से कोई भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आया, सबसे ज्यादा कितने? कई बार हाइड्रोजन का ऑप्शन नहीं होगा तो और चीजें दी होंगी, तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो आपको वैल्यूज एटलीस्ट हाइड्रोजन, LPG, CNG, पेट्रोल, ये 4 वैल्यू तो याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, और याद हो या ना हो ये 4 वैल्यू आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, जब कैंडल को आप जलाते हो तो उसके 3 जोन बनते हैं। एक आउटर सबसे हॉटेस्ट जोन आता है ब्लू जोन, गोल्ड स्मिथ इसी का यूज करते हैं। मिडल जोन जो कि पार्शियल कंबंशन है, येलो कलर। फिर इनर जोन अनबर्न वैक्सीन होती है, वैक्स होती है इसमें, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अब आग लगने के लिए क्या क्या जरूरी है? मतलब कैसे बुझा सकते हैं? हर जगह पानी तो नहीं यूज कर सकते, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे पानी यूज करेंगे तो वो और डेंजरस हो जाएगी। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, और वहां पे सिलेंडर यूज किए जाते हैं, गैस सिलेंडर, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भरी जाती है। माचिस की तीली, जो उसका गोल गोल सा राउंड होता है ना, उसमें बना होता है एंड मतलब वो बना होता है एंटी मनी ट्राइसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड का। जो रफ सरफेस होता है वो रेड फॉस्फोरस का बना होता है। पहले व्हाइट होता था पर व्हाइट बड़ा डेंजरस था, उससे मतलब एकदम से आग लग जाती थी, तो फिर रेड यूज किया। जब उसको घसते हैं तो उसके बाद वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उससे आग लग जाती है। अब मतलब कार्बन के अलग अलग फॉर्म है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल की 3 वैरायटी आती हैं, कोक, कोलतार, कोल गैस। कोक याद रखिएगा ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, इतना याद रखिएगा। कोल तार में पूछा जाता है 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर किस में होता है, तो कोल तार में होता है। परफ्यूम में, प्लास्टिक पेंट में, रूफिंग मटेरियल में, बहुत सारी जगह यूज होता है। कोल गैस इसको स्ट्रीट लाइट में यूज किया, सबसे पहले लंदन, न्यूयॉर्क में यूज किया था। फिर अब ये जो कोल बन रहा है, पेट्रोलियम बन रहा है, इन्हें बनने के लिए कई साल लगे। जब बहुत डीप कई टाइम तक वो चीज जमीन में रही तो उससे पेट्रोल बन गया, डीजल बन गया। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। बिट्यूमिन का मतलब पेट्रोल जो कोल तार है ना, वो पहले रोड को बनाने में यूज किया जाता है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को यूज किया जाता है बिट्यूमिन को। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं क्योंकि काफी महंगा भी है, ब्लैक कलर का है। और पेट्रोलियम मिक्स होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस का, जिसमें से एक पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। और इसको प्योर करने के लिए पेट्रोलियम रिफाइनरिंग होती है। पेट्रोकेमिकल जो कि सब्सटेंस ऑब्टेन जो उससे होते हैं। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लेस पॉल्यूटिंग रहता है। मेन रहता है ये कंस्टिट्यूएंट CNG, मतलब इनका मीथेन, जो इसे क्लीनर फ्यूल के नाम से जानते हैं। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन एंड ब्यूटेन इसका मेन कंस्टिट्यूएंट आता है। और LPG की स्मेल नहीं होती
पर एलपीजी स्मेल के लिए इसमें मिथाइल मरकैप्टोन डाला जाता है। अच्छा, सोप बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखो, प्रोपेन या ब्यूटेन, माना अगर आपको दोनों ऑप्शन में रहते हैं, माना अगर इससे पूछा जाए अच्छा एक ही ऑप्शन है तो ब्यूटेन को आप क्लिक करोगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको प्रोपेन अलग ऑप्शन में दिया हो, ब्यूटेन अलग ऑप्शन में दिया हो, तो आप मेन कंस्टिट्यूएंट ब्यूटेन को मानोगे, राइट। सोप बनने के प्रोसेस को हम सेपोनिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। सो जैसे हाइड्रोजनेशन आता है, हाइड्रोजन एडिशन की जाती है, निकल कैटलिस्ट चाहिए होता है, सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट आप कोई चीज ऐड ऑन कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। तो इथेनॉल, इथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल है जो ड्रिंक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा सा अल्कोहल आयोडीन के साथ एक टॉनिक की तरह एक्ट करता है। इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी, इसे हम एसिटिक एसिड बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है और 5 to 8% विनेगर बनता है। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के मिक्सचर से एस्टर बनते हैं और परफ्यूम की स्मेल के लिए एस्टर का यूज किया जाता है। और 95% अल्कोहल, वो भी इथेनॉल, उसे हम रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। बट माना आपको वुड स्पिरिट पूछा जाए तो वुड स्पिरिट आ जाता है मिथेनॉल। एक कॉमन जनरल नेम है जो पहले जाना जाता था, याद रखिएगा। नाउ सपोनिफिकेशन सोप बनता है, इसका एक एंड आ गया हाइड्रोफिलिक, एक आता है हाइड्रोफोबिक। ये क्या करता है, जो डर्ट पार्टिकल होता है उसके साथ हाइड्रोफोबिक अटैच हो गया, वो उसको निकाल देता है क्लीनिंग पर्पस। और जिस पे ये बन रहा है, ये मतलब पूरा सर्कल जैसा बन रहा है, उसे हम बोलते हैं ये इस पूरे सर्कल को हम मिस्सिल के नाम से जानते हैं। और जिसपे ये बन रहा है सीएमसी, जरूरी नहीं है कपड़े धोने के लिए यूज है, जब भी कोई चीज हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्स होने के लिए भी यही प्रॉपर्टी मैटर करती है। तो जिस कंसंट्रेशन पे ये बन रहा है उसे हम सीएमसी का नाम देते हैं, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्या जाता है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O सॉल्वे प्रोसेस से बनता है। पूछा जाता है सॉल्वे प्रोसेस का साइड प्रोडक्ट कौन सा है, तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट सॉल्वे प्रोसेस का साइड प्रोडक्ट है, ये याद रखना है आपको, राइट। नाउ आपका हो गया चैप्टर फिनिश। कोरोजन, अब मुझे बताएंगे गल्वेनाइजेशन के लिए कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है। गल्वेनाइजेशन के लिए जिंक। अब माना सिल्वर कोरोड हो रहा है तो क्या बनता है, ब्लैक कलर का हो जाता है ना चांदी, तो वो क्या, कौन सा कंपाउंड बन रहा है जिसकी वजह से वो कलर का हो जाता है, राइट, सिल्वर सल्फाइड। कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है, किस वजह से, कॉपर का, कॉपर में करोजन होता है, राइट, कॉपर कार्बोनेट, क्या जाता है, कॉपर कार्बोनेट, याद रखिएगा चीजों को। अब देखो ये चीजें थी, हमने कर ही लिया। सो नाउ क्वेश्चन इसके भी काफी, देखो मैंने तभी बोला ये जो चैप्टर हम आज करने वाले हैं आज के लिंक का, अगर कोई इसी वीडियो को या इसी कंसेप्ट को अच्छे से कर ले तो उसका तो होने वाला है बेड़ा पार, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अब आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट है, इसमें हमने पढ़ा था कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हमारे नेचर में ये चीजें हैं वो चीजें हैं, ऐसे हमने चीजें पढ़ी थी। तो मुझे बताएंगे मोस्ट कॉमन ओर ऑफ ए आयरन, सबसे ज्यादा आयरन कौन सी वैरायटी आयरन की पाई जाती है, राइट, हेमेटाइट। और ब्लास्ट फर्नेस में इसका यूज होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस में के बाद कौन सी फॉर्म है जो हमें मिलती है आयरन की, मैं ऑप्शन देने वाली थी, चलो अच्छा है कर दिया। पिग आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म अगर पूछी जाए तो प्योरेस्ट फॉर्म आ जाती है रॉट आयरन, ये क्वेश्चन। फिर अच्छा, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में किस टाइप के ओर को करेक्ट किया जाता है, कार्बोनेट के या सल्फाइड के,
राइट, सल्फाइड के। अच्छा, सल्फाइड के ओर को करेक्ट करने के लिए रोस्टिंग होती है या कैल्सिनेशन होती है? राइट, रोस्टिंग। सो चलो, अच्छा एक और बताओ, एलॉय किस टाइप का मिक्सचर है? होमो या हिट्रो? एलॉय में हम बाउंड्री नहीं देख सकते, याद रखिएगा, वो होमो टाइप का है, या इस चीज को मत बोलना, ठीक है? हाँ ये है, ये मतलब सोच लेना पेपर में। एलिमेंट्स आपको पता है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल हैं, ये क्यों ही पढ़ने? मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, ये क्यों? एक्सेप्शन याद रख लीजिए, मरकरी है जो लिक्विड रहती है, लो मेल्टिंग एंड पॉइंट गैलियम एंड सीजियम का होता है, अगर इसको हाथ पे रखेंगे तब भी पिघल जाएगा। नॉन मेटल जो लस्ट्रस होते हैं, आयोडीन। नॉन मेटल जो लिक्विड होते हैं, ब्रोमाइड। बाकी एलोट्रॉप तो हमने कर ही लिए। नॉन मेटल नेचर नेचर हमने पढ़ लिया। रिएक्टिविटी सीरीज पक्का याद रख लेना, मैंने आपको ट्रिक बताई है, उसी से याद रखना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जैबरा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ। मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस आयरन, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट प्लस आयरन, 1 और 2, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है? 1 और 2। तो आपने कहा, एक ने कहा फर्स्ट और एक ने कहा सेकेंड, सो मतलब इसमें डाउट है, राइट? चलिए मैं बताती हूँ। आपको पता है क्या देखना है? देखो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, आपको देखना है ये कहाँ पे स्टैंड करता है। अगर आयरन मैग्नीशियम के नीचे स्टैंड करता है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आयरन दूसरे से ऊपर स्टैंड करता है तो रिएक्शन पॉसिबल है। अगर ये देखना मतलब रिएक्टिव ज्यादा है, रिएक्टिविटी सीरीज है ना, तो आयरन ये है, मैग्नीशियम ये है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम है, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है। अब कॉपर है, ये नीचे आता है, अब कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा है, ये एक्टिव ज्यादा है। यानी अगर जो कंपाउंड है वो नीचे है और जो उसका दूसरा एलिमेंट है वो ऊपर है, तो रिएक्शन पॉसिबल है। बट अगर वो उससे नीचे आता है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि पेपर में जो मैंने आपको दिया यही क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसको रेडॉक्स रिएक्शन से जोड़ा जाता है। डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन में ये चीज जोड़ी जाती है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है, राइट? गॉट इट? सो नाउ ये चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। मेटल मेटल ओर की फॉर्म में हमारे चारों ओर रहता है, ये आपको चार्ट याद रखना है। मतलब अब आप बोलोगे कैसे याद रखें, बार बार भूलता है। ऐसा करो ना, एंड का टाइम है, बस बोलते रहो। कॉपर का क्यूपराइट मेलेचाइट गर्ल्स, आयरन का हेमेटाइट, 4-5 बार बोलो, बस छोड़ दो, फिर मत सोचो याद आ रहा है या नहीं, फिर अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। तो पेपर में आएगा ना अगर, तो सही हो जाएगा। मुझे कुछ कुछ याद रखनी है। अब बात करें ये ट्रिक्स वगैरह, बहुत सारी चीजें इसमें एड ऑन है। अब देखो मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे कैसे हम इसको क्लीन करते हैं, अलग अलग स्टेप में आता है, जैसे लेविगेशन, वॉशिंग की जाती है, फोर्स फ्लोटेशन प्रोसेस जिसमें हम सल्फाइड के ओर को प्योर करते हैं, फिर आता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग, लीचिंग मतलब केमिकल ट्रीटमेंट, बॉक्साइड, बॉक्साइड को जब क्लीन किया जाता है तो बेयर प्रोसेस से, और गोल्ड को जब क्लीन किया जाता है तो मैक ऑर्थर। लीचिंग वर्ड भी याद रखिएगा, लीचिंग मतलब केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू आप किसी चीज को प्योर कर रहे हैं तो वो आ जाता है फॉरेस्ट प्रोसेस। नाउ अब याद रखिएगा फ्लक्स क्या होता है। जब वो किसी मैटर को एक्सट्रैक्ट करना हो तो लिक्विड के साथ उसे मिक्स किया जाता है। जब मिक्स किया जाता है तो हम मतलब गैंग्यू होता है, गंध होता है, उसको हम
ट्रीट करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट। तो जब केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, अगर एसिडिक गैंग्यू है तो बेसिक देंगे, तो हम फ्लक्स बोलेंगे। फ्लक्स और गैंग्यू मिलकर स्लैग बनता है। देखो यहाँ पे बेसिक गैंग्यू है तो एसिड फ्लक्स देंगे और क्या बन जाएगा, स्लैग बन जाएगा। स्लैग के बाद उसको प्योर करना आसान होता है। नाउ नेक्स्ट इज आइसोलेशन, कैसे हम चीजों को निकालेंगे। हाईली रिएक्टिव मेथड है, किसी के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, आप इसको नॉर्मल मेथड से तो नहीं निकाल सकते, तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इसके लिए होता है। मेटल जो कि मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं, कार्बोनेट कैल्सिनेशन, ये तो सीसी से समझ आ रहा है, बट ये याद रखिएगा अब्सेंस ऑफ एयर होता है, जबकि रोस्टिंग एक्सेस ऑफ एयर होता है। ऑक्साइड मिल गए, बाद में उसको प्योरीफाई कर लिया। मेटल लो रिएक्टिविटी के होते हैं, रोस्टिंग मेथड से हम इसे प्योर कर लेंगे। बाकी ये तो हमने कर ही लिया, आयरन के ओर हैं और आयरन के ओर को हम ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन करते हैं और पिग आयरन का मिलता है हम ब्लास्ट फर्नेस से, प्योरेस्ट फॉर्म आयरन रॉट आयरन रहती है। ये है ब्लास्ट फर्नेस, हाई टेम्परेचर में इसे हम प्योर करते हैं। नाउ अब आता है, ठीक है, प्योरिफिकेशन, लिक्विफिकेशन से, डिस्टिलेशन से, ऑक्सीडेशन में कपलेशन से, बेसिमराइजेशन से, कूलिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग से। अब जो आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको वॉन आर्कल प्रोसेस से। टाइटेनियम को प्योर किया जाता है, टाइटोनियम को आयोडीन के साथ हम ट्रीट करते हैं और इसकी हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑब्टेन करते हैं। और एक और आता है मॉन्ड प्रोसेस, मॉन्ड प्रोसेस से हम निकल को प्योर करते हैं। वो पेज यहाँ पे मिसिंग है बट याद रखिएगा, ठीक है। ये बस बेसिक एंड डिस्टिलेशन वगैरह ये तो एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। बाकी ये ऑर्गेनिक का है कि एनालिसिस किससे की जाती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है हैलोजन के बारे में, रिसर्च टेस्ट एंड लेजन टेस्ट। और क्वांटिटी पे आपको याद रखना है नाइट्रोजन, ड्यूमा टेस्ट एंड केजर टेस्ट। हैलोजन के लिए कैरियस टेस्ट। बस यही चीज आपको याद रखनी है क्योंकि अभी तक इसी से क्वेश्चन आया है। तो ये तो हो गया आपका आइसोलेशन। एलॉय मिक्सचर है, ब्रॉन्ज, ब्रास, गन मेटल, रोल्ड गोल्ड किससे बना होता है, जर्मन सिल्वर, क्योंकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। सो ये 4-5 जो स्टार्टिंग वाले हैं ये याद रख लेना कि क्या क्या है। ये याद हो जाएंगे तो और ऑप्शंस आएंगे भी पेपर में तो आप आराम से कर सकते हो। देखो ये चैप्टर मैं आपको वो चैप्टर बता रही हूँ ना कि इनमें से आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते और इन टॉपिक्स को ही पढ़ लो। अगले पढ़ने हैं टॉपिक, ना पढ़ने हैं वो आपकी इच्छा है, बट इन टॉपिक्स पे ऐसी कमांड बना लो कि गलत हो ही ना, ठीक है। इन पे कमांड बना ली तो बस बेड़ा पार, आराम से आप अच्छे नंबर ले लोगे। पॉलीमर, पॉली मतलब मैनी मर्च। अब चलो कुछ आंसर कीजिए। नाइलॉन 6 का मोनोमर यूनिट क्या है, मोनोमर यूनिट पूछेंगे अब, किसको क्या बोलते हैं ये पूछूंगी, 5-7 क्वेश्चन, जल्दी से रिप्लाई करना है 1 बाय 1। नहीं भी आता है आपको तो रिपीट करनी है चीजें, कोई बात नहीं, बहुत बार होता है चीजें नहीं आती। राइट, कैप्रोलैक्टम, ठीक है। नॉन स्टिकी पैन के लिए किसका यूज किया जाता है, राइट, टेफ्लॉन का। कौन सा है इन मतलब पॉलीमर जो कि इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, जिसे स्विचेस बनते हैं। बैकेलाइट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैन की फुल फॉर्म, PAN। वो वाला पैन मत बोल देना, बर्तन जिसमें ये हम सामान यूज करते हैं। क्या आ जाएगा, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इसका अदर नेम भी है कोई, क्या बोलते हैं इसका अदर नेम को, हाँ, ऑर्लॉन। अच्छा,
कैप्सूल बनने के लिए कौन से पॉलीमर का यूज होता है? हाँ, PHBD। और एक और आता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट, किसी ने शेयर भी किया था। क्या आपको पता है किससे बना होता है? और वो वीडियो जैसी शेयर की थी। हाँ, ठीक है, तो याद रखिएगा, कैवलर, ये चीजें याद रखनी है। कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है, कौन सा कैसा पॉलीमर है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। सो नाउ अभी हम बढ़ते हैं। देखो, होमोपॉलीमर क्या है, हिट्रोपॉलीमर क्या है, इसके भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। होमोपॉलीमर जिसमें एक ही टाइप का पॉलीमर है, हिट्रो जिसमें दो टाइप के हैं, जैसे टैरिलीन, नायलॉन आ गया। फिर क्लासिफिकेशन एक नेचुरल है जो नेचर में पाए जाते हैं, जो कि आ गया स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, रबर। सिंथेटिक आते हैं PVC, टेफ्लॉन, नायलॉन, बैकेलाइट, टैरिलीन। सेमी सिंथेटिक रेयन, आर्टिफिशियल सिल्क जिसे हम बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट सॉरी, वल्केनाइज्ड रबर। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, लीनियर, नायलॉन, पॉलिएस्टर की ब्रांच रहती है, पॉलीथीन, स्टार्च, ये क्रॉस लिंक, बैकेलाइट, मेलामाइन की। फिर आते हैं एडिशनल एंड कंडेंसेशन, इनकी डिटेल पढ़ेंगे अभी हम। फॉर्मूले इलास्टोमर जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, बुना एस, बुना एन, नेचुरल रबर, नियोप्रीन। फाइबर्स जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नाइलॉन 66। ये भी याद रखिएगा कौन से फाइबर होते हैं, कौन से थर्मोप्लास्टिक है, कौन से थर्मोसेटिंग है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फाइबर मतलब स्ट्रॉन्ग। फिर आता है थर्मोप्लास्टिक, वी हैव वीक वंडरवॉल फोर्सेस, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन। थर्मोसेटिंग जो सेट हो जाते हैं, जो चेंज नहीं होते, जैसे कि बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड। फिर बात करें मॉलिक्यूलर मास चेक करना पॉलीमर का, जो सिंथेटिक है उनका तो पता है हमें, इतने इतने अमाउंट में डाला हो गया, पर जो नेचुरल होता है उनका मेजर करना थोड़ा टफ होता है। तो इसके लिए दो कंसेप्ट आए, एक नंबर एवरेज और एक वेट एवरेज। तो नंबर एवरेज ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, समेशन NI/MI, ठीक है, और नीचे आएगा समेशन NI, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। वेट एवरेज, वेट में डबल कर दोगे अपर अमाउंट। अब ये याद रखना है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। सो अब पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, नेचुरल जो पॉलीमर है वो इक्वल रहेगा वेट एवरेज एंड नंबर एवरेज का, पर सिंथेटिक रबर में पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स ग्रेटर होगा, ये याद रखिएगा। सो राइट नाउ, दो टाइप के पॉलीमर्स आते हैं, एडिशनल पॉलीमर एंड कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमर की बात करें तो इसमें मतलब आप ऐड कर रहे हो, कोई भी रिमूव नहीं हो रहा। पॉलीएल्कीन, पॉलीएक्राइल, पॉलीहेलोअल्कीन। जब भी पढ़ने लगना है तो इस पेज को खोल लेना है और देखना है कि मतलब इस किसके अंदर क्या आता है और इसके मोनोमर यूनिट क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सारी चीजें। सबसे पहले बात करें पॉलीएल्कीन, पॉलीइथाइलिन, जिसमें कि एक हाई डेंसिटी पॉलीमर पॉलीथीन है, एक लो डेंसिटी है। हाई डेंसिटी हीटिंग और लो डेंसिटी प्रिपरेशन ऑन हीटिंग, मतलब टेम्परेचर इसके लिए कम चाहिए होता है। और हाई डेंसिटी बनाने के लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है, जिग्नर नाटा कैटलिस्ट। पूछा जाता है बहुत बारी, जिग्नर नाटा कैटलिस्ट क्या है? तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम, ये है जिग्नर नाटा कैटलिस्ट, जो किसके लिए यूज होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के। फिर पॉलीप्रोपाइलिन, प्रोपाइल ग्रुप है, इसमें बस इतना याद रखिए, सीट कवर में यूज होता है। पॉलीस्टाइरिन टॉयज वगैरह में यूज होता है, ये याद रखना है। फिर पॉलीएक्राइलेट, ये याद रखिएगा। पॉलीएक्राइलेट आता है पैन, कार्पेट, ब्लैंकेट, स्वेटर्स और लॉन इसका अदर नेम है। फॉर्मूला भी याद रखना है, हो सकता है कभी फॉर्मूला ही पूछा जाए। नेक्स्ट है पॉलीमिथाइल, ये PMM में
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा एयरक्राफ्ट में यूज होता है। पॉलीएक्राइलेट कार्पेट एंड ब्लैंकेट बनने में। फिर पॉली हेलो ओलिसिन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेफ्लॉन नॉन स्टिकी पैन में यूज होता है। गास्केट्स, गास्केट्स पता है क्या होते हैं? जो कि आपके वो क्या बोलते हैं, कुकर वगैरह की जो प्लास्टिक वाली ब्लैक वाली लाइन होती है ना, उसको हम गास्केट बोलते हैं। सो कई बार फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लग गया तो वो भी नॉन स्टिकी पैन की तरह यूज होता है। पीवीसी, ये मेकिंग पाइप बनने में यूज होता है। सो इन सब में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको याद रखना है? एक पॉलीइथाइलिन में आपको याद रखना है हाई डेंसिटी के बारे में, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, इसके तीनों ही याद रखना है। तो ये 1 2 3 4 5 ये चीजें नहीं भूलनी है आपको, किसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, अब चार्ट में आपको शो करूंगी और उससे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर जिनमें से हम चीजों को रिमूव करें, मतलब एड ऑन कर रहे हैं तो उनसे कोई ना कोई अमाउंट में चीजें निकल रही हैं, तो वो आ जाता है कंडेंसेशन। पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, फॉर्मल्डिहाइड, इनमें इसमें तीनों याद रखने हैं, इनके मोनोमर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है पॉलीएस्टर, टैरेलीन, ग्लिप्टल। तो जो टैरेलीन है इसका मोनोमर यूनिट, इसे हम डैक्रॉन के नाम से जानते हैं, इथाइल ग्लाइकोल एंड टेट्राफथैलिक एसिड। इससे बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, ड्यूरेबल फाइबर बनते हैं जो कि केमिकल बायोकेमिकल एजेंट से प्रोटेक्ट रहते हैं। फिर आता है ग्लिप्टर, ग्लिप्टर में इथाइल ग्लाइकोल ही है, दूसरा फैलिक एसिड है, लैक्वर बनता है, इसे सीमेंट में बनने में यूज होता है। पॉलीएमाइड, नाइलॉन 6 हेक्सामिथाइल डायमीन एडिपिक एसिड, फॉर्मूला भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है। ब्रिस्टल्स बनते हैं, टूथ के वो जो ब्रश करते हैं रोज, वो जो ब्रश फेरते हैं हम, उसके ऊपर जो बने होते हैं वो ब्रिस्टल्स इससे बने होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, कितने सालों, मतलब साल साल 2 2 साल चला लो कहीं तो, बट उतना ज्यादा हमें यूज भी नहीं करना चाहिए, उतना ज्यादा हमारे लिए ये सेफ भी नहीं होते ज्यादा, क्योंकि जर्म्स वगैरह लगने लग जाते हैं धीरे धीरे। नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 की बात करें, कैप्रोलैक्टम। फिर वैसे बोला जाए चैप्टर में ना, अगर आप शॉर्ट कर दो, बहुत ही शॉर्ट कर दो, तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, मेन मेन जो आपको बताए वही याद रखने हैं। बाकी कोई नई चीज पूछ ली जाए जो इस चैप्टर में भी नहीं है, जैसे कैवलर करके इस चैप्टर में है ही नहीं है कहीं पे कंसेप्ट, तो ये चीज नई पूछी गई थी पहले। तो अब ऐसा कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए हमने कहा अब ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी करने लग जाए इस चैप्टर की, हमने तो +2 लेवल की करनी है जो उसमें है। और ऐसे याद रखिएगा 2 4 क्वेश्चन आते ही हैं पेपर में। किस्मत अच्छी होती है कि इस बार जो नॉन मेडिकल का हुआ था उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था, कई बार 1 2 क्वेश्चन आते ही हैं। सो ध्यान में रखना है, ऐसे आएंगे ही जो आपका दिमाग हिला देंगे कि कहाँ से आ गया, ठीक है, राइट। नाउ गोइंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। इससे सॉफ्ट बैकेलाइट जो होते हैं वो लैक्वर की तरह यूज होते हैं, हार्ड जो होते हैं वो यूज होता है फाउंटेन पेन में। कहाँ यूज होता है? फाउंटेन पेन में यूज, मतलब हार्ड आपके इंसुलेटर है तो इंसुलेटर। मेलेमाइन आता है, तो मेलेमाइन क्रॉकरी या फायरमैन के क्लोथ इसी से बने होते हैं। क्या होता है? क्रॉकरी एंड फायरमैन के क्लोथ इसी से बने होते हैं, ये याद रखिएगा। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया मतलब इससे फेविकोल बनता है, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है रबड़। अच्छा, नेचुरल रबड़ ना बड़ी सॉफ्ट होती है, ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड ऑन करें जिसकी वजह से वो थोड़ी हार्ड हो जाए, जिसे हम वल्केनाइजेशन ऑफ ए रबड़ बोलते हैं? सल्फर, राइट। नेचुरल रबड़ का मोनोमर यूनिट? नेचुरल रबड़ का आ गया आइसोप्रीन,
और सिंथेटिक कहा जाता है नियोप्रीन। दोनों चीजें याद रखती हैं। जैसे वल्केनाइजेशन कर लिया, नेचुरल रबर का आइसोप्रीन बोलते हैं, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडीन। सिंथेटिक की बात करें तो नियोप्रीन। मोनोमर यूनिट क्लोरोप्रीन, ये क्लोरीन लग गया होता है। बुना एस, बुना एन, ये भी वैरायटी है रबड़ की ही। बुना एन आता है नाइट्राइल रबड़, ब्यूटा 1,3 डाइन से बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। बुना एस की बात करें, एस फॉर स्टायरीन, 1,3 ब्यूटाडाइन और एस फॉर स्टायरीन। फिर आता है थाइकोल, इथाइल क्लोराइड एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड, इसका मोनोमर यूनिट है। फिर पॉलीमर, आपको पता है कि अब इतनी सारी चीजें खराब कर दी हैं चीजें, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बन रहे कि जो खत्म हो जाएंगे, PHBV, कैप्सूल जिससे बने होते हैं। अब कैप्सूल याद रखिएगा, कैप्सूल मतलब क्योंकि बचपन में क्या होता है कि मुझे कैप्सूल खाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं खोल के खाती थी कि पता नहीं जाएगा अंदर या नहीं जाएगा। तो कैप्सूल में जो बाहर जो प्लास्टिक लगी होती है थोड़ी सी, वो बायोडिग्रेडेबल होती है, अंदर जाके पिघल जाती है। नायलॉन 2, नायलॉन 6, ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड, PCl आ जाता है। फिर डेक्स्ट्रॉन आ जाता है। डेक्स्ट्रॉन मतलब ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, इनका मिक्सचर है। तो बस ये था। वैसे देखो, यही चीज करने में हमने 2 दिन लगा दिए थे, अभी हमने ये 15 मिनट में कर लिया, क्योंकि मैंने आपको वही चीजें करवाई जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ध्यान से आपको हर चीज को पढ़ना है, और आई थिंक जो मैंने चीजें पूछी आपको आई भी हैं। और जरूरी नहीं है कि पेपर में जो आपको डायरेक्टली आता हो वही आए, आपको पेपर में तसल्ली से, हमेशा घबराइएगा मत। कई बार क्या होता है, एक बार मतलब बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पेपर देख के मैं घबरा जाती हूँ कि क्या है यार, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। और जब करने लगते हैं ना, तो वो चीजें आसानी से हो जाती हैं। और जो लगता है कि यार पेपर तो आसान है, उसमें पजल में हम गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान में रखना है, आपको पजल ना होने के बजाय आपको कंसेप्ट को समझना है कि इसमें बोला क्या गया है, क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, क्या है क्या नहीं है। वही आपकी आगे ग्रोथ में मदद करेगी। सो ये तो था ओवरऑल क्लास के बारे में। आई होप कि आपको चीजें समझ आई हों, क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए, टॉपिक भी। तो इसके साथ ये मतलब सेक्शन आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आप परसों के लिए आप इस सारे कंसेप्ट, क्योंकि बाकी आगे छोटे छोटे हैं, ज्यादा नहीं है इनके बारे में, जितना हमने इतना डिटेल किया था उतना ज्यादा नहीं है। तो हो सकता है 1 आवर से पहले, मतलब 1 आवर तो लगेगा ही, बट ज्यादा टाइम ना लेके हमारा ये फिनिश हो जाएगा, तो हम एक क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। फिर देखना उस क्वेश्चन पेपर में आपके कितने एग्जैक्ट आंसर बनते हैं। सो डिटेल डिस्कस करेंगे, मतलब 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 के बाद 4 गुना कर लो, उतने टॉपिक्स हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, पूरा पूरा मतलब कंसेप्ट, क्वेश्चन, हर चीज में आपको मैं बताऊंगी नहीं आपको कि कौन सा पेपर डिस्कस करेंगे, बस स्टिल करेंगे, जो कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मदद करेगा, राइट। सो कल आप 9th और 10th चैप्टर पढ़ के आएगा बायो का। परसों के लिए पूरा ओवरऑल ये सोचिएगा कि बस आप लास्ट टाइम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसके बाद एक दिन बायो को रखना, केमिस्ट्री मत पढ़ना। साइकोलॉजी भी पढ़िएगा और जीके को भी थोड़ा टाइम दीजिएगा, ठीक है ना। देख लेना कल का, मतलब आपको पता है बायो पढ़ के आनी है, फिर परसों केमिस्ट्री। बस याद रखिएगा वो आपका लास्ट दिन है केमिस्ट्री पढ़ने का, उसके बाद सिर्फ आपको बायो पढ़नी है, या साइकोलॉजी पढ़नी होगी तो थोड़ी देर पढ़ लीजिएगा, बट उसके बाद सिर्फ आपको बायो पढ़नी है। तो लास्ट रिवीजन आपका भी और यहाँ का भी। तो जरूरी नहीं है कि मैं ये जो टॉपिक करवा रही हूँ यही पढ़ूंगी, तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी, तो क्वेश्चन पेपर में आप सारे के सारे कंसेप्ट आपके कवर होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे हम उसमें, मतलब ओवरऑल आपका रिवीजन होगा वो, राइट। सो चलिए, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।